हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रोमोर। आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बजट आ चुका है और सबके मन में भी एक ही सवाल है कि बजट के बाद कौन से सेक्टर बूम्स कर सकते हैं, कौन से स्टॉक्स बूम कर सकते हैं। तो ये वीडियो उस पर एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा, पर उससे पहले हमारे सब्सक्राइबर दिलीप मिश्रा जो कि जियो फाइनेंस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो जानना चाहते हैं जियो फाइनेंस इन्वेस्टेबल है या नहीं है। और इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे एक डिटेल एक्सप्लेनेशन और फरवरी में हम उस पर कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं उसके ऊपर भी हम जानेंगे। तब तक के लिए लेट्स गेट स्टार्टेड। जहाँ भी जियो फाइनेंस का नाम आता है, वहाँ मुकेश अंबानी का नाम आना ज़रूरी है और मुकेश अंबानी खुद में एक ब्रांड है और जियो फाइनेंस उन्हीं की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर आता है। पर ये नॉर्मल कोई एनबीएफसी कंपनी नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री रिलायंस के द्वारा चलाई जाती है। लेकिन क्या जितनी बड़ी इंडस्ट्री है, जितने बड़ा मुकेश अंबानी का नाम है, क्या ये कंपनी उतनी बड़ी है या नहीं है? आइए इसे देखते हैं, एक टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों को मिलाकर। फंडामेंटल एनालिसिस खुद में एक अथाह सागर है और किसी भी कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हम फंडामेंटल एनालिसिस का यूज़ करते हैं। सो आइए इसमें हम देखें कि जियो फाइनेंस फंडामेंटल कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना नहीं है। पर ये फंडामेंटल एनालिसिस क्योंकि एक बहुत बड़ा सागर है, इसमें हम बहुत ज़्यादा डीप में जाएंगे कि केवल मेन कॉन्सेप्ट देखेंगे कि कितने ये ताकतवर है और नहीं है। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसका मार्केट कैप 1,53,280 करोड़ का है, जिससे पता चलता है कि जियो फाइनेंस जो एक लार्ज कैप कंपनी है। और अगर इसके हम पीयर्स की बात करें, यहाँ पर एक मेन पॉइंट आता है, जैसा कि हम देख सकते हैं वैल्यूएशन वाइज ये कंपनी तीसरे नंबर पर आती है जियो फाइनेंस। पर इसमें एक प्रॉब्लम है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये वैल्यूएशन वाइज तो काफ़ी ऊपर है, पर इसका जो पीई है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो कि 95 का है, जो कि काफ़ी हाई है कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स। बजाज फाइनेंस सर्विस, बजाज होल्डिंग्स, चोला फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, ये सभी फाइनेंस के जो इंडस्ट्री है और फाइनेंस सेक्टर में काफ़ी बड़े नाम है और काफ़ी बड़े जाइंट प्लेयर्स हैं। और उनके सामने जियो फाइनेंशियल्स की जो पीई है काफ़ी हाई है, जिससे पता चलता है ये कंपनी जो स्टॉक्स है काफ़ी महंगा है। और कंपेयर अगर इसके मार्केट वैल्यूएशन की बात करें तो ये तीसरे नंबर पर आता है, पर क्योंकि इसकी पी वैल्यूएशन इतनी हाई है, तो ये एक इन्वेस्टेबल स्टॉक्स मेरे ख्याल से नहीं लगता है। और अगर हम इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स पर, तो भी ये काफ़ी वीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं जून 2023 में 376 करोड़ था, 542 करोड़, 320 करोड़, यहाँ पर बड़ी गिरावट आई। उसके बाद कंटिन्यू गिरावट 320 करोड़, 340, 550, यहाँ पर एक बड़ा जंप आया सितंबर 2024 में। उसके बाद कंटिन्यू फिर ये 313 करोड़ पर ये नीचे की ओर गिर रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कांस्टेंट है, कंटिन्यू आगे पीछे हो रही है, जिससे ये पता चलता है कि कंपनी अभी जो है स्टेबल नहीं है, एक स्टेबल कैश फ्लो ऑपरेटिंग मार्जिन पर काम नहीं कर पा रही है। ये कंपनी के वीकनेस को शो करता है। और अगर हम इसमें आगे देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पैट, और नेट प्रॉफिट। तो आपको दिख रहा होगा नेट प्रॉफिट जो है, सबसे पहले क्वार्टर दर क्वार्टर बढ़ घट रहा है, काफ़ी इसमें फ्लक्चुएशंस आ रही है, जो कि एक कंपनी को इन्वेस्टेबल ग्रेड से बाहर करता है। किसी भी कंपनी में हमेशा नेट कैश फ्लो को दिखाया जाता है कि कंपनी कितना नेट कैश फ्लो जनरेट करी, जिससे वो आगे फ्यूचर में किसी भी प्लान्स किसी भी दिक्कत को झेल सकती है और कैश को बर्न कर सकती है अगर उसे ज़रूरत पड़ी तो। तो आपको दिख रहा होगा कि मार्च 2023 में इसके पास 56 करोड़ नेट कैश फ्लो थे, जो कि घटकर 11 करोड़ पे आ गए। इसका क्या मतलब होता है कि अगर किसी भी कंपनी जो है वो उसके पास 56 करोड़ रुपए बच रहे हैं, ठीक है? और वो घटकर 11 करोड़ रुपए आ गए। इसका क्या मतलब है कि कंपनी उतनी प्रॉफिटेबल नहीं है अभी जितने वो कैश बचा सके। घर पर वो कैश बचा नहीं पा रही है, जो कि 56 करोड़ से घट के 11 करोड़ हो गया। इससे हमें क्या पता चलता है कि जियो फाइनेंस का जो फंडामेंटल्स है अभी वीक है, वो बहुत स्ट्रांग नहीं है, जो कि हमें इन्वेस्टेबल ग्रेड से बाहर करता है। अगर आप इधर देखें तो सबसे मेन जो है हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखने से समझ आ रहा होगा कि अब आप इधर देख रहे हो, इधर एफआईआई की होल्डिंग है, ठीक है? तो इधर एफआईआई सितंबर 2023 में 21%, 19%, 19.45, 17.55, 16.88 और 15.62। आप ये देख रहे हैं कंटिन्यू हर क्वार्टर में एफआईआई ने अपने पोजीशंस को घटाया है। इससे क्या पता चलता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, जो बड़े-बड़े रिसर्च एनालिस्ट है, उन्हें इस स्टॉक्स में कुछ खास रुझान नहीं आ रहा, जिसके चलते वो अपने स्टेक्स को घटाए जा रहे हैं। वहीं आप डीआईआईस को देखेंगे तो उन्होंने भी अपने स्टेक्स को हर क्वार्टर घटाया ही है।
ये तो हुई फंडामेंटल्स की बात। और अब हम देखते हैं फंडामेंटली, क्योंकि हमें समझ आ गया स्टॉक्स बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, तो हम देखते हैं कि क्या ये टेक्निकली भी वैसा उसके साथ मैच कर रहा है, तो सो दैट हम एक बेटर आइडिया लगा सकते हैं कि जियो फाइनेंस अभी इन्वेस्टेबल है या इन्वेस्टेबल ग्रेड के बाहर है। तो चलिए हम इसे चार्ट पर देख लेते हैं। यहाँ मैंने जियो फाइनेंस का चार्ट खोला हुआ है, मैंने ईयरली पर फिबोनाची ड्रॉ किया था और इसमें आप लेवल्स देख सकते हैं। जब से जियो फाइनेंस लिस्ट हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ उसने लिस्ट होने के बाद 210 का, 201 रुपए का उसने लो लगाया था। उसके बाद से कंटिन्यू ये ऊपर की ओर गया और पिछले करीब 280 दिनों, मतलब समवेयर 9 महीनों से ये डाउन ट्रेंड में है, एक लंबे डाउन ट्रेंड में। इससे ये क्या पता चलता है कि बायर्स इसमें भी इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं और टेक्निकली उतना अच्छा साउंड नहीं कर रहा है। सो टेक्निकली और फंडामेंटल दोनों तरीके से जियो फाइनेंस कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें दिख रहा नहीं है। और अगर जियो फाइनेंस को हमें बाय भी करना हो एक समवेयर पोजिशनल ट्रेड्स के लिए, तो उसके लिए भी एक अच्छा एरिया नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अभी 241 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है और हमें एक बड़ा जो सपोर्ट जोन दिख रहा है वो 200 या 210 के आसपास है। अगर ये स्टॉक्स हमें यहीं पर आकर मिला और कहीं एक बुलिश साइन बनाते हुए मिलेगा, तो इसमें हम बाई के लिए प्लान कर सकते हैं। पर इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सालों 10 साल और 20 साल के लिए अभी सोचना मुश्किल है, क्योंकि कंपनी की फंडामेंटल्स वीक लग रही। सबसे मेन फंडामेंटल्स में जो मैं देखता हूँ वो पीयर कंपैरिजन होती है। पीयर कंपैरिजन मतलब उस कंपनी के स्टॉक्स उसके कॉम्पिटिटर्स के साथ कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और उसे उस कॉम्पिटिटर्स के साथ वो कैसा है। तो अगर आप देखेंगे तो इसके पीयर कंपैरिजन जो है बजाज फाइनेंस, ये सब काफ़ी ही बड़े जाइंट प्लेयर्स हैं, जो कि इसे अभी अपना मार्केट में ब्रांड बनाने में काफ़ी मुश्किल हो सकती है। और साथ ही साथ जियो फाइनेंस अभी एक अनस्टेबल ऑपरेटिंग मार्जिन पर है और नेट कैश फ्लो भी कम है। इसके चलते जियो फाइनेंस हमारे इन्वेस्टेबल ग्रेड से बाहर होता है। सो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में। तो अब वक्त आ गया है उन 4 सेक्टर्स को जानने का जिससे कि हम फरवरी में ट्रेड कर सकते हैं। वो 4 सेक्टर्स है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों? क्योंकि सरकार ने इंफ्रा पर काफ़ी खर्च किया है। सरकार का मानना है कि वे काफ़ी हाई टेक और स्मार्ट सिटीज़ बनाएँगी, जिससे कि भारत में ग्रोथ पोटेंशियल्स काफ़ी बढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है दूसरा बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर भी काफ़ी पॉजिटिव है इस बार के बजट के चलते, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स जो है वो क्रेडिट ग्रोथ जो है बढ़ी है, इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग होने से लोन में डिमांड आएँगी। आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक, इन सब सारे में ग्रोथ पोटेंशियल्स हैं। और उसके बाद आता है सबसे मेन एग्रीकल्चर सेक्टर। इस बार गवर्नमेंट ने बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर पर बहुत ध्यान दिया है। बिहार में भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर के ऊपर और फार्मर्स के लिए काम किया है और काफ़ी इस सारे नए योजनाएँ और पॉलिसीज़ पास की है, जिससे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में विकास हो सके। और रेलवे सेक्टर, ये सेक्टर तो काफ़ी जाना-माना सेक्टर है, क्योंकि हम पिछले कई टाइम से देख रहे हैं कि सरकार रेलवे सेक्टर में काफ़ी नए फास्ट ट्रेन्स और वंदे भारत जैसे ट्रेन्स को इंट्रोड्यूस कर रही है। ये तो हुई केवल सेक्टर्स की बात। और अगर आप इन सेक्टर्स में क कौन से स्टॉक ऐसे स्पेसिफिक स्टॉक जो मल्टी बैगर हो सकते हैं, अगर आप उसके ऊपर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बिलो एंड लेट मी नो दैट आपको पसंद है ऐसे वीडियोज़ को देखना और आपको जानना है कि कौन सा स्पेसिफिक स्टॉक्स परफॉर्म कर सकते हैं, तो मुझे ज़रूर बताएँ। और चलते हैं हम अपने अपने नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पर हम निफ्टी, बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे फॉर द कंप्लीट फरवरी मंथ, जिसमें हम फरवरी मंथ में कैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी परफॉर्म कर सकते हैं और उसके हिसाब से हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ आपके सामने निफ्टी का चार्ट खुला हुआ होगा, आप देख रहे होंगे मंथली टाइम फ्रेम है, जहाँ पे मैंने फिबोनाची ड्रॉ किया हुआ है और लेवल्स को निकाला है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे निफ्टी कंटिन्यू 4 मंथ के रेड कैंडल्स के बाद एक जो चौथा मंथ का रेड कैंडल था, वो एक डोजी पैटर्न था। और अब मैं इसमें निफ्टी को पूरी तरह से बुलिश तभी देखूंगा जब वो उस डोजी कैंडल के हाई को तोड़ते हुए, डोजी कैंडल का हाई जो कि 24 है 247 है, इसे तोड़ते हुए ऊपर क्लोज कर देगा, तब मैं इसे पूरी तरह बुलिश देखूंगा और एक बुलिश मोमेंटम प्लान करूंगा फिर मैं 26,000 तक के लिए। पर उससे पहले अगर हम इसे और छोटे टाइम पीरियड्स, वीकली टाइम पीरियड में देखें, तो आप देखेंगे कि निफ्टी जो है एक डाउन ट्रेंड के पैटर्न में है और मैं इसे तब तक पूरी तरह से बुलिश नहीं मानूंगा जब तक ये, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखें, इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, पर यहाँ पर ये कंटिन्यू दो लोअर हाइज जो है उसको टच करते हुए मैंने ट्रेंड लाइन बनाया और इसको अभी तक उसने ब्रेक नहीं किया। मैं यहाँ पर ट्रेड लेने के लिए तभी एक्साइटेड होऊंगा, एक अच्छा स्विंग बाई ट्रेड, जब ये इसको ऐसे ब्रेक करते हुए कहीं मुझे इस जोन पर, जो कि एक 0.5 का लेवल है, तब मैं यहाँ से एक स्विंग ट्रेड के लिए प्लानिंग करूंगा। तो अभी क्या है, निफ्टी के नेक्स्ट वीक के मूवमेंट को हम मान सकते हैं कि निफ्टी नेक्स्ट वीक में यहाँ से कुछ यहाँ तक परफॉर्म कर सकता है, इस लेवल तक।
तो अभी आप छोटे-छोटे ट्रेड लीजिए और जब निफ्टी यहाँ से आकर अगर इस 0.5 के लेवल के आसपास आपको मिलेगा तो आप ज़रूर निफ्टी में एक स्विंग ट्रेड के लिए प्लानिंग करें। और ये 23,722 का लेवल है 0.5, तो निफ्टी के लिए मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ। और चलिए बैंक निफ्टी को भी एनालिसिस कर लेते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है जहाँ पर मैंने पहले से लेवल्स ड्रॉ करके रखे हैं और चलिए इस पे भी फिबोनाची हम 1 ईयर टाइम फ्रेम पर जाकर ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम 1 ईयर टाइम फ्रेम पर चल जाते हैं, फिबोनाची को लेते हैं, आई टू लो हम कनेक्ट कर देते हैं। ओके, अब मंथली टाइम फ्रेम पर हम जाकर देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था अपने शॉर्ट्स में कि बैंक निफ्टी जो काफ़ी लंबे कंसोलिडेशन के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर इसने काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन किया और नीचे की ओर इसे ब्रेक कर दिया था, पर लास्ट में जनवरी मंथ के ये इसे ऊपर की ओर रिट्रेसमेंट दिया और पूरी तरह नीचे क्लोज नहीं किया, जिससे कि ये कंप्लीट अभी बेयरिश नहीं लग रहा है। और जनवरी अगर इस मंथ में ये स्टार्ट होकर कहीं भी अगले 5-6 दिन या 1 सप्ताह में इस लेवल के ऊपर क्लोज दे समथिंग, इसे हम और छोटे टाइम पीरियड पर देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर समझ आएगा। सो यहाँ पर आप ये डेली टाइम फ्रेम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बैंक निफ्टी डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है जो कि मुझे निफ्टी से ज़्यादा बुलिश लग रहा है, क्योंकि डब्ल्यू पैटर्न में डबल बॉटम होते हैं जो कि कंफर्म करते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अभी आप देख सकते हैं ये जो डेली क्लोज है, आज के जो सेशनल क्लोज है, इसने एक बनाया है डोजी कैंडल जो कि काफ़ी लंबे विक से है, ट्विजर टॉप, ट्विजर बोल सकते हैं इसे हम। और मैं इसमें बाई का प्लानिंग तब करूंगा, सेम इसमें भी निफ्टी के जैसा यहाँ पर एक इसके लिए रेजिस्टेंस लेवल है, इसको तोड़ते हुए अगर इधर सपोर्ट ले तो इस लेवल पर जो कि 49,805 का लेवल है, यहाँ पर मैं बाई के लिए प्लानिंग करूंगा। ठीक है, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के व्यू ये हो गए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जो कि एक मंथली एनालिसिस वीडियो था सेक्टर्स के ऊपर आफ्टर बजट। और अगर आपको स्पेसिफिक स्टॉक्स इसी सेक्टर्स के लिए जाने तो कमेंट बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ग्रो डेली विद ग्रो मोर।